आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रही हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। ये जीनियस या जो असाधारण प्रतिभा होती है, ये आखिर आती कहाँ से है? क्या ये दिमाग की बनावट का कोई खेल है? क्या सच में दिमाग के अंदर कोई सीक्रेट जीनियस बटन होता है? तो आज हमारी चर्चा का आधार है शिवा नारायण का एक बहुत ही फैसिनेटिंग रिसर्च पेपर। इसका टाइटल है जीनियस एरिया ऑफ द ब्रेन, विजुओ स्पेशल लर्नोग्राफी। और ये रिसर्च ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को एक केस स्टडी की तरह देखती है, ये जानने के लिए कि उनकी जो कमाल की सोच थी उसके पीछे न्यूरोलॉजिकल राज क्या थे। तो आज का हमारा मिशन है इस रिसर्च को एक तरह से खोल कर देखना। हम समझेंगे कि ये जीनियस एरिया आखिर है क्या चीज़, आइंस्टाइन का दिमाग एक आम इंसान से कितना अलग था, और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या लर्नोग्राफी नाम की कोई तकनीक हम सबके अंदर छुपे उस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब ये रिसर्च जीनियस एरिया की बात करता है तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये दिमाग का कोई एक हिस्सा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। ये कोई एक हिस्सा या कोई एक बटन नहीं है। इसे आप दिमाग का इनोवेशन लैब समझिए या एक आइडिया वर्कशॉप। टेक्निकली ये दिमाग के पैरेटल और मीडियल कॉर्टिकल क्षेत्रों में मौजूद कुछ हिस्सों का एक नेटवर्क है। इसमें 3 हिस्से सबसे अहम है: प्रिक्यूनियस, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और रेट्रोस्प्लीनियल कॉर्टेक्स। ओके, ये नाम तो थोड़े भारी लग रहे हैं। अगर किसी को इन्हें दिमाग के नक्शे पर ढूंढना हो तो ये कहाँ मिलेंगे? आसान भाषा में कहूं तो ये दिमाग के बीचों बीच थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं, लेकिन इनकी लोकेशन से ज्यादा जरूरी इनका काम है। ये वो जगह है जहां दिमाग सिर्फ जानकारी को स्टोर नहीं करता, बल्कि उसके साथ खेलता है, उसे तोड़ता मरोड़ता है और कुछ नया बनाता है। जैसे विजुओ स्पेशियल कल्पना, यानी मन में तस्वीरें बनाना। अच्छा, जैसे आर्किटेक्ट्स करते हैं। बिल्कुल। या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचना और अलग अलग आइडियाज को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाना। ये सब इसी इनोवेशन लैब में होता है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पे, एल्बर्ट आइंस्टीन। क्योंकि थ्योरी तो ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास एक असली उदाहरण न हो, मजा नहीं आता। तो उनके दिमाग में वैज्ञानिकों को क्या मिला? क्या उनका दिमाग सच में अलग था? हाँ बिल्कुल, और जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला था। पहली चीज तो बहुत सीधी थी। आइंस्टाइन के दिमाग में ये जीनियस एरिया वाले हिस्से, जैसे कि प्रिक्यूनियस, वो एक औसत दिमाग की तुलना में काफी बड़े और ज्यादा विकसित थे। अच्छा। हाँ, साइज में ये फर्क ही बताता है कि वो शायद इन हिस्सों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर तरीके से करते थे। तो ये सिर्फ दिमागी कसरत की बात नहीं है, उनके दिमाग का आर्किटेक्चर ही अलग था। जैसे किसी के पास एक सामान्य कंप्यूटर हो और आइंस्टाइन के पास एक सुपर कंप्यूटर जिसका मदरबोर्ड ही कस्टम डिजाइन किया गया हो। बिल्कुल, आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। और ये डिजाइन शायद उन्हें विजुअल सोचने में एक अविश्वसनीय बढ़त देता था। जहां हम और आप शायद शब्दों में सोचते हैं, वो शायद 3D मॉडल्स और तस्वीरों में सोचते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी खोज और भी दिलचस्प थी। उनके दिमाग में लैटरल सल्कस, जिसे सिल्वियन फिशर भी कहते हैं, वो सामान्य से छोटा था। ओके, ये एक और टेक्निकल टर्म है। आसान भाषा में बताइए, ये सल्कस क्या है और इसके छोटे होने से क्या फर्क पड़ा? सोचिए, ये दिमाग में एक गहरी घाटी की तरह है जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों को अलग करती है। आइंस्टीन के केस में ये घाटी ज्यादा गहरी नहीं थी, तो नतीजा ये हुआ कि दिमाग के 3 बड़े और जरूरी हिस्से, पैराइटल, टेम्पोरल और फ्रंटल लोब्स के बीच की दूरी कम हो गई। एक तरह से उनके दिमाग में इन इलाकों के बीच जानकारी ले जाने के लिए एक शॉर्टकट या एक एक्सप्रेस हाईवे बन गया था। कमाल है। मतलब दिमाग की बनावट में एक छोटा सा फिजिकल फर्क उनकी सोचने की स्पीड और एफिशिएंसी को इतना बढ़ा रहा था। और भी कुछ मिला? हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, उनका कॉर्पस कैलोसम। ये तो मैंने सुना है, ये दिमाग के दाएं और बाएं हिस्सों को जोड़ता है ना? जी बिल्कुल। वो नर्व्स का पुल जो दिमाग के दाएं यानी क्रिएटिव और बाएं यानी लॉजिकल हिस्सों को जोड़ता है, वो भी औसत से ज्यादा मोटा था। अच्छा। अगर दिमाग के 2 हिस्से 2 सुपर स्मार्ट सीईओ हैं, तो कॉर्पस कैलोसम उनके बीच की हॉटलाइन है, और आइंस्टाइन की हॉटलाइन एक सुपर फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल जैसी थी, जिससे लॉजिक और क्रिएटिविटी के बीच कोई लैग नहीं था। कोई लैग नहीं था। वो तार्किक सोच और बेतहाशा कल्पना को बड़ी आसानी से एक साथ ला सकते थे। एक मिनट, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सरलीकरण नहीं हो रहा है? मतलब
दुनिया में और भी तो ब्रिलियंट फिजिसिस्ट हुए हैं, क्या उन सब के दिमाग की बनावट भी ऐसी ही थी, या ये सिर्फ आइंस्टाइन का एक अनोखा केस था? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और रिसर्च ये दावा नहीं करता कि हर जीनियस का दिमाग ऐसा ही होगा, लेकिन ये आइंस्टीन को एक मॉडल की तरह इस्तेमाल करके ये बताता है कि इस तरह की दिमागी बनावट असाधारण विजुओस्पेशियल सोच को कैसे जन्म दे सकती है। ये हमें खाका देता है कि जीनियस का एक न्यूरोलॉजिकल फ्लेवर कैसा दिख सकता है। तो सिर्फ इन हिस्सों का बड़ा होना या हाईवे का होना ही काफी नहीं था, उनकी वायरिंग, उनका कनेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण था। एग्जैक्टली यही सबसे अहम बात है। ये जीनियस एरिया अकेले काम नहीं करता, ये एक टीम प्लेयर है। ये दिमाग के दूसरे जरूरी नेटवर्कों से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है, खासकर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन से। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? जी, डीएमएन वो नेटवर्क है जो तब एक्टिवेट होता है जब हम दिन में सपने देख रहे होते हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, या बस यूं ही खाली बैठे कुछ सोच रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और आइंस्टाइन तो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी मानसिक प्रयोगों के लिए ही जाने जाते थे। क्या इसका कोई कनेक्शन है? सीधा और गहरा कनेक्शन है। उनका सबसे प्रसिद्ध थॉट एक्सपेरिमेंट याद है, जिसमें वो कल्पना करते हैं कि अगर वो प्रकाश की एक किरण पर बैठकर सवारी करें तो उन्हें दुनिया कैसे दिखेगी। इस तरह की जटिल कल्पना करने के लिए दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ एक लय में काम करना पड़ता है। आपकी याददाश्त, आपकी विजुअल प्रोसेसिंग, भविष्य की कल्पना करने की क्षमता, सब कुछ। और ये जीनियस एरिया और डीएमएन का कनेक्शन ही ये सब मुमकिन बनाता था। बिल्कुल, यही कनेक्शन उन्हें ये असाधारण क्षमता देता था। वो अपने दिमाग के अंदर ही पूरी की पूरी फिजिक्स लैब चला सकते थे। ये तो कमाल है, लेकिन इससे एक सवाल उठता है, क्या ये वायरिंग जन्म से ही फिक्स होती है या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम सब अपने दिमाग को आइंस्टाइन की तरह सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यहीं पर शोध का वो लर्नोग्राफी वाला हिस्सा आता है ना। बिल्कुल सही। और यही इस रिसर्च का सबसे होपफुल, सबसे उम्मीद भरा हिस्सा है। लर्नोग्राफी सिखाने का कोई नया गैजेट नहीं है, ये सिखाने का एक ऐसा तरीका है जो सीधे सीधे ब्रेन साइंस पर बेस्ड है। ये पारंपरिक रटने या सिर्फ लेक्चर सुनकर सीखने वाली विधियों को चैलेंज करता है। तो ये कैसे काम करता है? लर्नोग्राफी इस बात पर जोर देती है कि हम वैसा ही सीखें जैसे हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से काम करता है, यानी विजुअली और स्थानिक रूप से। इसमें एक शब्द बार बार आता है, ब्रेन पेज। ये क्या चीज है? सुनने में किसी ऐप जैसा लगता है। जब आप ब्रेन पेज की बात करते हैं तो मुझे माइंड मैपिंग की याद आती है। क्या ये उसी का एक फैंसी नाम है या उससे कुछ अलग है? माइंड मैपिंग इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन ब्रेन पेज का कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा और गहरा है। ब्रेन पेज थ्योरी कहती है कि सीखना तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब जानकारी को मॉड्यूलर न्यूरल पैटर्न में बदला जाता है। आसान भाषा में जानकारी को दिमाग के लिए छोटे छोटे समझने लायक विजुअल टुकड़ों या मैप्स में बदलना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए आप किसी बच्चे को सोलर सिस्टम सिखा रहे हैं। पारंपरिक तरीका क्या है? ग्रहों के नाम और उनका क्रम रटा देना। सही, लेकिन लर्नोग्राफी के हिसाब से आप उसे एक ब्रेन पेज बनाने को कहेंगे। वो एक बड़ी सी ड्राइंग बनाएगा जिसमें सूरज बीच में होगा, सारे ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। शायद हर ग्रह पर कोई कार्टून कैरेक्टर बना हो जो उसकी खासियत बताए, जैसे मंगल पर कोई लाल रंग का एलियन। समझ गए। तो आपने जानकारी को एक कहानी, एक विजुअल मैप में बदल दिया। एग्जैक्टली। अब दिमाग उसे एक बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक दिलचस्प तस्वीर की तरह याद रखेगा। और जब बच्चा ऐसा करता है तो वो अनजाने में अपने दिमाग के उन्हीं जीनियस एरिया सर्किट्स को एक्टिवेट कर रहा होता है जिनका इस्तेमाल आइंस्टाइन करते थे। ये सीधे सीधे न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की नई चीजें सीखने और खुद को बदलने की क्षमता। बिल्कुल। रिसर्च में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिद ब्रेन या इंसुलर ब्रेन। इसे ज्ञान को ट्रांसफर करने का सेंट्रल हब कहा गया है। अब ये क्या है? हाँ, शोध के लेखक शिवा नारायण ने दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से इंसुला को जिद ब्रेन का नाम दिया है। ये दिमाग के लैटरल सल्कस यानी उसी घाटी के अंदर गहराई में छिपा होता है जिसके बारे में हमने बात की थी। अच्छा, उसी शॉर्टकट वाली जगह पर। हाँ। शोध यह अनुमान लगाता है कि आइंस्टाइन के दिमाग में इसी क्षेत्र का शायद असाधारण विकास हुआ होगा। इस मॉडल के अनुसार ये जीद ब्रेन सीखने की प्रक्रिया का कंट्रोल टावर है। यहीं से जानकारी को व्यवस्थित किया जाता है, उसे इमोशन से जोड़ा जाता है और फिर उसे दिमाग के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। तो इन सब का हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए, हमारे बच्चों के लिए
या हम वयस्कों के लिए जो कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या मतलब है? व्हाट्स द टेक अवे? इसका सीधा और बहुत शक्तिशाली मतलब है कि प्रतिभा सिर्फ जन्मजात नहीं होती। हाँ। कुछ लोगों को दिमागी बनावट का फायदा मिल सकता है, लेकिन सही तरीकों और सही माहौल से इसे हर किसी में विकसित किया जा सकता है। ये शोध पारंपरिक शिक्षा को सीधी चुनौती देता है, जो ज्यादातर रटने पर जोर देती है और जो टेक्स्ट आधारित जानकारी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सही कहा। लर्नोग्राफी के सिद्धांतों को अपनाकर, जैसे क्लास में विजुअल स्पेशियल तकनीक, डायग्राम, मॉडल्स और ग्रुप एक्टिविटीज को शामिल करके स्कूलों को हैप्पीनेस क्लासरूम में बदला जा सकता है। हैप्पीनेस क्लासरूम, ये एक बहुत अच्छा विचार है। ये ऐसे क्लासरूम होंगे जहां सीखना दिमाग के प्राकृतिक तरीके पर आधारित हो, न कि किसी पुरानी उबाऊ व्यवस्था पर। ये सिर्फ टॉपर्स पर ध्यान देने के बजाय हर छात्र की छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने का रास्ता दिखाता है। ये बताता है कि सही चाबी से हर दिमाग का ताला खोला जा सकता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि जीनियस का विचार अब कोई रहस्यमय तोहफा नहीं है, बल्कि ये दिमाग के खास हिस्सों, उनकी बनावट और सबसे जरूरी उनके आपसी कनेक्शन से जुड़ा विज्ञान है। आइंस्टाइन का दिमाग हमें एक खिड़की देता है जिससे हम देख सकते हैं कि विजुअल स्पेशियल सोच और मानसिक कल्पना कितनी शक्तिशाली हो सकती है। और सबसे उम्मीद की बात यह है कि लर्नोग्राफी जैसे तरीकों से हमें पता चल रहा है कि इन क्षमताओं को सक्रिय कैसे किया जाए। ये सिर्फ जानकारी को याद करने से बहुत आगे की बात है। ये गहरी समझ, रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता पैदा करने पर जोर देता है, जो असल में बुद्धिमत्ता की असली पहचान है। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक विचार, अगर हमारे दिमाग में असाधारण क्षमता के ये नेटवर्क पहले से ही मौजूद हैं, बस उन्हें सही तरीके से एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखने बैठें, चाहे वो कोई नई भाषा हो या गिटार बजाना, तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं इसे सिर्फ रट रही हूं या मैं अपने दिमाग में इसका एक ब्रेन पैच बना रही हूं? हो सकता है आपके अंदर का जीनियस बस उसी एक विजुअल चिंगारी का इंतजार कर रहा हो। इस पर सोचिएगा।